ने इसके कंपोनेंट बनाने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये एंगल 30 है, दिस विल आल्सो बी 30। तो जिस साइड एंगल होता है दैट इज कॉस। पैरेलल टू प्लेन कंपोनेंट आ रहा है W sin 30। सर ये आपने फिगर कैसे ड्रॉ की है? क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या दिया था। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा। वहां पे कहाँ दिया था कि ब्लॉक इज प्लेस, हमें क्या स्लोप है 30 डिग्री की, उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाने हैं। तो परपेंडिकुलर टू स्लोप या इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा W cos 30। सर वहां पे भी आपने 30 कैसे ले लिया एंगल? क्वेश्चन में दिया। अच्छा, ये 30 कैसे लिया? किसको इस पता है ये एंगल 30 है तो ये 30 क्यों है? अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 दिया तो मैंने ऊपर 30 क्यों लिया? कौन सी प्रॉपर्टी है ये मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। आपके किसी जूनियर क्लास की बुक में क्रॉलरी के फॉर्म में दी हुई थी ये प्रॉपर्टी, जैसे वो थ्योरम लिखते थे नीचे क्रॉलरीज लिखते थे। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको यूज किया मैंने? देखो किसी को आता है तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दूं। ये एंगल थीटा तो ये भी हमेशा थीटा ही होगा। मैं इसको बहुत सारे वे में प्रूव कर सकता था। ये कंपोनेंट मैंने कौन सा बनाया है? वेट का कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना है? 90 90 डिग्री। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा एंगल कितना है? 90 तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? थीटा। तो ये क्रॉलरी थी, वो स्टेटमेंट क्या थी जिससे सीधा ही पता चल रहा है कि एंगल थीटा ही होगा। मैथ्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सर एक्सटर्नल बाइसेक्टर। Angle between two lines is same as angle between the perpendiculars. इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो जो इन दोनों में एंगल होगा वही इन दोनों में होगा। So angle between two lines is same as angle between the perpendiculars. So ये सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? हमें कहा था कि हमारे पास एक वेट है, स्लोप है 30 डिग्री की, स्लोप के पैरेलल और परपेंडिकुलर वेट के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। W is always acting vertically downwards। इसके दो कंपोनेंट, ये perpendicular to the plane और ये पैरेलल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज W पैरेलल, दिस इज W perpendicular। और ये याद रखना हमेशा, क्योंकि जब लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर करेंगे ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में डायग्राम बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन के ही आएंगे वहां पे। Then you said fourth and fifth. Fourth is sum of magnitude of two forces acting at a point is 18.
A is equals to 18 minus B. Second, we are given that the resultant is 12. And resultant makes an angle of 90 degree with a force of smaller magnitude. If A is less than B. because हमें दिया स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब बीटा दिया. Tan beta is sorry. Tan 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 infinity. Infinity. Indeterminate value. Infinity. As beta is equal to 90. ये तभी हो सकता है अगर तभी वैल्यू 90 आ सकती है ना अगर डिनोमिनेटर 0. Yes. तो a plus b cos theta is 0, मतलब a is equals to minus b cos theta. C square is मैं यहाँ पे b को लिख सकता हूँ, b is 18 माइनस है, और यहाँ पे b cos theta को लिख सकता हूँ माइनस है. Yes. Sir. हो जाएगा सॉल्व अब. यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, a की आ जाएगी तो b is 18 माइनस है. देखो क्या नहीं आया समझ. सर हाँ जी. सर उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो स्मॉलर के साथ बना है, तो सर उसके कारण ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं होगा. तो मैंने स्मॉलर ए ले लिया ना, क्यों नहीं ट्रायंगल कंप्लीट होगा, क्या प्रॉब्लम है? सर क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइड से बड़ा होता है, तो फिर अगर हमने हाइपोटेन्यूज को ही परपेंडिकुलर ले लिया तो फिर तो ट्रायंगल मैंने कैसे. अब ऐसे थोड़ी होता है. हमारा ये डायग्राम बनेगा, ये ए, ये बी, ये रिजल्टेंट. हाइपोटेन्यूज बी है, रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज जो दूसरी थोड़ी है. ए के हेड के साथ बी की टेल क्लोजिंग साइड इज सी. मैंने कब कहा कि हाइपोटेन्यूज सी होता है? इट्स नॉट एसेंशियल ओके सर. कि सी हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा. तो ऐसा डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन का कि सी का ए के साथ एंगल 90 है, ये एंगल 90 दिया है. सर हम इसमें पाइथागोरस नहीं बता सकते. कैसे? नहीं जी, मैथ्स का पेपर नहीं है ये, आपका फिजिक्स का पेपर है, लॉज लगाने हैं. Then you have fifth. Two forces 5 and 10 kgf are acting at an angle of 120 degree between them. Find the magnitude and direction of resultant force. क्या हुआ इसमें? ये क्यों डाउट है भाई? सर इसमें डायरेक्शन नहीं निकली. डायरेक्शन नहीं समझ आ रहा. A is equals to 5 kgf. आपको समझ तो शायद बाकी कुछ भी शायद ना आया हो, बट आपने पूछा नहीं. kgf क्या होता है? kgf क्या होता है? सर न्यूटन. तो फिर न्यूटन क्यों नहीं लिखा, kgf क्यों लिखा? फोर्स का यूनिट तो है पर न्यूटन के इक्वल तो नहीं होता 1 kgf.
9.8 न्यूटन. So F stands for किलोग्राम फोर्स. आप सबको पता है आप फिजिक्स की क्लास में हो? याद है कि भूल गया? बिकॉज आप ना ध्यान नहीं देते मैं क्या लिखता हूँ. अब मैं पूछता हूँ ये क्यों लिखा मैंने अर्थ क्यों लिखा? it depends on gravitational force or acceleration. जी पे डिपेंड करता है बेसिकली. जो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए 1 kgf इज जी न्यूटन. तो जी बदलेगा तो ये भी बदलेगा. तो ये अर्थ के लिए ऐसे कन्वर्जन, मून के लिए 1/6 हो जाएगी वैल्यू. इसको सॉल्व कर लो. क्या हुआ? ए भी दिया है, बी भी दिया है, थीटा बीटा निकालना है. सर डायरेक्शन का बता दो. डायरेक्शन ही तो बता रहा हूँ. और क्या बता रहा हूँ? डायरेक्शन का मतलब आ tan जाएगा ना, बीटा ही निकालना होता है. और क्या होता है? बीटा 90 आ जाएगा. डिनोमिनेटर में देखो क्या आया. 0. डिनोमिनेटर 0 कब आएगा? tan की वैल्यू इंफिनिटी आ गई. मतलब बीटा कितना है? 90. 90. बस यही करना था. सर इसमें एक चीज नहीं समझ आई कि ये एंगल किसके साथ बनेगा, मतलब ए के स्मॉलर. साथ. ए के साथ. सर जो इसका बता. फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया था? ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? सर वो जब डायग्राम देखो ट्रायंगल लॉ का. बीटा एंगल सी triangle और law ए का में था. बीटा एंगल सी और ए में था. तो मैंने ए यहाँ पे 5 को लिया है. मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ जब तक थ्योरी अच्छी नहीं होगी न्यूमेरिकल्स अच्छे हो ही नहीं सकते. आपको पता होना चाहिए tan बीटा में बीटा किसके साथ एंगल है, ए के साथ या बी के साथ. तो मैंने ए को 5 लिया था. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जैसे कई क्वेश्चंस में एंगल्स की वैल्यूज नहीं निकली थी तो वो भी अभी के लिए जरूरी तो नहीं है. वैल्यूज नहीं निकली थी मतलब एंगल. अच्छा वो कॉज इनवर्स करके आ गया था. हाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा. वो पेपर में भी वैसे तो चल जाता है. बहुत कम टीचर्स होते हैं जिसके मार्क्स काटेंगे स्कूल में भी. A particle possesses two velocities 4 meters per second south. And 2√2 meter northeast. तो हमारे पास V1 है -4i. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सो ये 45 डिग्री कैसे पता लगा? नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट. तो बाइसेक्टर 45 पे होगा. ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई -2i plus 2j. So this will be 2√2 and direction is northwest. साउथ वेस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट आएगी. सॉरी ठीक किया ना मैंने. -2i plus 2j. हाँ नॉर्थ वेस्ट. ये 4 थी. सॉरी ये -2j था. एक मिनट गलत किया इसको. अब तो ये साउथ ईस्ट आ रही थी. ये 2j है. मैंने 4i लिया है, वो 4j है. सो ये प्लस है एंड ये माइनस है. So this is 2i minus 2j.
route to southeast. और 10th हो गया. Yes, sir. Then you write next parallelogram law of vector addition. Sir. Parallelogram law of vector addition. Parallelogram law को हम कहते हैं it's just another form of triangle law. ये नया लॉ नहीं है, ट्राइंगल लॉ की एक डिफरेंट फॉर्म हो जाएगी. एग्जैक्ट सेम प्रूफ, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, सिर्फ लॉ की स्टेटमेंट डिफरेंट. पैरेललोग्राम लॉ स्टेट्स दैट कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a and b which represents two adjacent sides of parallelogram having same co-initial point. कि अगर ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं तो अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो कैसा बनेगा? पैरेलल. अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगा तो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. It says if two vectors are represented by two sides of parallelogram having same co-initial point, कि A और B का initial point same है, then resultant is represented by diagonal of parallelogram. जो resultant होगा that is represented by diagonal of parallelogram having same co-initial point. कि अगर ये दो vectors A and B हैं तो इनका जो resultant होगा that is diagonal. अब देखो तो ये ट्राइंगल लॉ ही है, बिकॉज अगर ये साइड A है, ये B है, तो दिस विल आल्सो बी B. तो ट्राइंगल लॉ भी यही था, A के हेड के साथ B की टेल, तो जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट. A और B में अगर एंगल थीटा है, बिकॉज यहाँ दोनों की टेल्स ज्वाइन की हुई हैं, ये एंगल थीटा है, दिस विल आल्सो बी थीटा. ये साइड किसके इक्वल होगी? पी क्यू एंड आर एस, सॉरी आर क्यू. पी क्यू इज ट्राइंगल लॉ का प्रूफ किया तो पता होगा. पी क्यू इज Sir, B cos theta. दिस विल बी B sin theta. रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल कितना बनेगा? बीटा. टैन बीटा कितना हो जाएगा डायग्राम से देख के बताओ? B sin theta divided by A plus B cos ए प्लस बी cos थीटा. सो सिर्फ डेफिनेशन डिफरेंट है, प्रूफ सेम है, बिकॉज 11th में काफी स्कूल सेट्स में पेपर बनाते हैं, तो वो एक सेट को अगर ट्राइंगल लॉ का प्रूफ दे देंगे, दूसरे को पैरेललोग्राम दे देंगे, बट बेसिकली मतलब दोनों का सेम ही है. ट्राइंगल लॉ का सिर्फ ये है कि उसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं. ट्राइंगल लॉ में जैसे मैंने बोला, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकेंड की टेल, मैं अगर इसको एक्सटेंड करता जाऊं, मतलब दो वेक्टर्स ना लूं, दो से ज्यादा ले लूं. दो से ज्यादा जैसे मैं बोलूं, से मेरे पास एक वेक्टर है, से फर्स्ट वेक्टर ए, फर्स्ट के हेड के साथ सेकेंड की टेल, से वेक्टर बी. अगर मैं सेकेंड के हेड के साथ थर्ड वेक्टर एक बना दूं, इसको ऐसे एक्सटेंड करता जाऊं, थर्ड के हेड के साथ फोर्थ की टेल, तो ट्राइंगल लॉ सेज कि इन सब का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. तो अगर मैं मार्क करूं इसको, से ये पी क्यू आर एस टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल होगा? PT. PT. पीटी. लाइट जॉइन कर. पीटी या टीपी? हेड एट टी. मतलब पी से टी ज्वाइन करूं या टी से पी ज्वाइन करूं? से सर T. पी से टी. टी क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. So this side is sum of all. It's not difficult to understand this. अगर मैं आपसे ये पूछता
ये वेक्टर कौन सा है? P से R. A plus B. सर A प्लस B A plus B. A plus B का रिजल्ट है. क्लियर है सबको कि A प्लस बी होगा? ट्राइंगल लॉ. यस सर अब A प्लस बी के हेड के साथ C की टेल. A प्लस बी के हेड के साथ C की टेल. तो ये वेक्टर कौन सा बन गया? A प्लस B प्लस Sir, A plus B. C. A plus B plus C. A plus B plus C. So this would be. अब A plus B plus C के हेड के साथ D की टेल. So this closing side is A A plus plus B plus C plus D. So इसको हम बोल देते हैं this is polygon law. कि n वेक्टर्स पे लग जाएगा ये. कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं आपको रिजल्टेंट निकालना है तो फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड की टेल, सेकंड के हेड के साथ थर्ड की टेल, थर्ड के हेड के साथ फोर्थ की टेल एंड रिजल्टेंट इज द क्लोजिंग साइड. मेरे पास अगर ऐसे 3 वेक्टर्स होते तो A प्लस B प्लस C कितना होता? फर्स्ट के हेड के साथ लास्ट की टेल तो कौन सा वेक्टर बनेगा? 0 कौन सा वेक्टर? फर्स्ट के टेल के साथ लास्ट का हेड ज्वाइन किया तो कौन सा वेक्टर बन रहा है? 0 वेक्टर. 0 वेक्टर. तो अगर फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन हो जाए तो दैट मींस दिस विल बी 0. सो कभी भी क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया तो रिजल्टेंट इज 0. सो क्लोज्ड पॉलीगॉन में हमेशा रिजल्टेंट 0 आएगा. सो इसको हम बेसिकली ट्राइंगल लॉ को ही एक्सटेंड किया कि बार बार ट्राइंगल लॉ लगाया. पहले A और B को ऐड किया तो A प्लस बी आ गया, फिर A प्लस बी में C ऐड कर दिया, फिर A प्लस बी प्लस C में D ऐड कर दिया. ऐसे आप जितने मर्जी वेक्टर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हो. पहले ये लिख लो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. Parallelogram law vector addition and draw this diagram. Parallelogram law of vector addition and draw this diagram. So you can write, it states that if two vectors are बन गया diagram. Yes, sir. It states that if two vectors are represented by two sides, two adjacent sides, two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram having same co-initial point, then resultant is represented by So एक बार repeat diagonal. कर दो. If two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram having same initial point, then
Resultant is represented by diagonal of parallelogram co-initial with the two vectors. Resultant is represented by diagonal of parallelogram co-initial with the two vectors. Next paragraph में लिखो. If two vectors A and B are represented by if two vectors A and B are represented by two sides OP and OS of the parallelogram, Sir, two sides. OP and OS of the parallelogram having same initial point O, then resultant is represented by side OR of the parallelogram. Resultant is represented by side OR of the parallelogram. And the angle which Sir, represented by के बाद पता side OR of the parallelogram and the angle which resultant makes with vector A is beta. Sir, angle which? Resultant makes with A is beta. Same result है. OR square will be equals to OQ square plus QR square. डायग्राम से देख लेना. सेम वैसे ही प्रूफ है जैसे ट्राइंगल लॉ का था. सर इनमें एंगल 90 डिग्री है. ए और बी में एंगल 90 दिख रहा है. देखो जो किस एंगल से 90 है. सर फिर ये आपने क्या सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगी. ओ क्या कर रहा है यार. ओ क्यू आर तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना. पैरेललोग्राम थोड़ी राइट एंगल्ड है. ओके सर. वो नॉर्मली 12th में तो हम ऐसे दोबारा प्रूफ करते ही नहीं. एक बार ही बिकॉज ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी सारा.
मैं तो उसको सिमिलरली करके भी छोड़ सकता हूँ, बस कोई चेंज नहीं है इसके आगे प्रूफ में, एग्जैक्ट सेम वही करूंगा मैं जो ट्रायंगल लॉ में प्रूफ किया था। So b sin theta over a plus b cos theta. यहाँ तक लिख लिया? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करके दिखा दो। इसके बाद लिख लेना स्पेशल केसेस, उसमें लिख दो सेम एज ट्रायंगल लॉ, बिकॉज वही तीन केस दोबारा, पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर। स्पेशल केसेस लिख के यू कैन रीड सेम एज ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। Special cases and they will be same as triangle law. हो गया सबका नोट? Yes. Then you write a numerical. सर हाँ जी। सर पैरेललोग्राम लॉ से आंसर्स निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं क्या? पैरेललोग्राम से आंसर्स निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं? निकालना क्या आपने पैरेललोग्राम से, मतलब रिजल्टेंट या क्या क्या पूछ रहे हो आप? सर रिजल्टेंट ही निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं कंडीशंस नहीं, चाहिए? कुछ नहीं होती, आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ कोई भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पैरेललोग्राम ही लगाना है। ओके सिर्फ हमारे सिलेबस में दोनों लॉज हैं, इसलिए दोनों के मतलब दोनों का एक ही है, तो कोई भी लॉ लगाओ आप। नेक्स्ट इज if two diagonals of parallelogram
are represented by two vectors. Can you repeat the question from starting? If two diagonals of parallelogram are represented by two vectors x and y such that x और y दिए हैं, x is 6i plus 4j minus 8k, y is minus 2i minus 4j plus 2k. Find the two sides of parallelogram. Find the two sides of parallelogram. So ये दो वेक्टर्स है, ये दो डायगोनल्स हैं. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे दिए, साइड्स बतानी है. कैसे करेंगे? हमारे पास अगर ये पैरेललोग्राम है, हमें ये दिया, दिस इज x, अदर डायगोनल इज y. ए और बी बताना है क्या होगा. आपको साथ में डायग्राम दिया था. ये तो दो आंसर हो सकते थे अगर डायग्राम ना दिया हो. बिकॉज मैं y को ऐसे भी बना सकता था, इधर एरो लेके, मैं y को ऑपोजिट एरो लेके भी बना सकता था. हमें एक बेसिक चीज तो पता है पहले से ही, कि अगर दो साइड्स a और b हैं तो x विल ऑलवेज बी a प्लस बी. दूसरा डायगोनल किसके इक्वल है? ये वाला डायगोनल तो a प्लस बी है. सेकेंड डायगोनल किसके इक्वल है? Sir, y plus a. A plus A plus A minus. प्लस y इज इक्वल टू a माइनस बी. अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों इक्वेशंस को, तो a वेक्टर कितना हो गया? sir y X plus y by two. अगर मैं इन्हीं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता, Sir, b की वैल्यू. x माइनस वाई इज, तो अगर मेरे को x एंड y पता है, मैं a और b निकाल सकता हूँ यहाँ से. ये सबको समझ में आया? y को a माइनस बी क्यों लिया? नहीं सर. Yes, sir. Yes, sir. ये a, ये b और ये y. ट्रायंगल लॉ लगाना है. इस पे कौन से दो वेक्टर्स का सम, कौन से सेम ऑर्डर में, किसके हेड के साथ किसकी टेल, कौन से वेक्टर के हेड के साथ b के हेड के साथ y की टेल. y की y टेल. की टेल. तो ये साइड कितनी हो गई? क्लोजिंग साइड इज सम ऑफ दीज टू. तो y इज a माइनस बी. ट्रायंगल लॉ लगाना, b के हेड के साथ y की टेल, तो जो क्लोजिंग साइड है वो इन दोनों का सम. तो अगर एक डायगोनल a प्लस बी होता है, दूसरा डायगोनल a माइनस बी होता है,
तो हमें दोनों डायगोनल्स दिए थे और साइड्स बतानी थी। क्लियर है ये? एक्स एंड वाई बताओ, वैल्यू पुट करके आंसर तो आ ही जाएगा। इसमें अगर डायग्राम ना दिया हो तो हम अपनी मर्जी से लेट कर डायग्राम ना दिया हो तो दो बार ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक बारी y को लेना पड़ेगा a माइनस बी, एक बारी b माइनस ए। ओके अगर मैं y की डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा तो फिर वो b माइनस ए हो जाएगा। पर दिया होगा नॉर्मली, नहीं तो वैसे एक से भी कर दोगे तो मार्क्स नहीं काटते टीचर्स। नेक्स्ट टू राइट। Two bodies are moving with velocity v1 and v2. Two bodies are moving with velocity v1 and v2 at an angle theta with each other. If relative velocity of first body with respect to second is given by v1 minus v2, find its magnitude. Find its magnitude. is given by v1 minus v2, find its magnitude. हमें दो बॉडीज दी हैं। जो हमने 1D में केस किया था वो सिर्फ एक स्पेशल केस था, whether the two bodies are moving towards each other or away from each other, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल। अब जनरल, अगर दो वेलोसिटीज हैं v1 v2 और उनके बीच में एंगल थीटा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v1 माइनस v2। से एक बॉडी मान लो इधर जा रही है, एक बॉडी इधर जा रही है, ये एंगल थीटा। मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन बाय first body with respect to second is v1 minus v2। second body with respect to first होता तो v2 minus v1 करते। so first body with respect to second is v1 minus v2। then इसको ऐसे लिख सकता हूँ v1 minus v2 is v1 plus minus v2। Yes. अगर ये v2 है तो माइनस v2 किस डायरेक्शन में? सर इसके ऊपर Opposite. this will be minus v2। अब इसको अगर मैं देखूं से OP and OS, these are two sides of parallelogram, इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? अगर ये पैरेललोग्राम में पूरा कर लूं, ये वेक्टर कौन सा होगा? से O Q या OR। OR क्या होगा? v1 plus v2, v1 minus v2 या कुछ और? The resultant of v1 plus minus v2. So this will be v1 plus minus v2।
तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कितना है और ये एंगल बताना है कितना। इधर बना सकते हो। देखो ओ आर की लेंथ बतानी है, तो मैंने आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल 180 minus theta. 180 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा, Theta. Theta. क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, पी क्यू आर, पी क्यू आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा क्यू अपॉन over Sir, Clear. V2. minus V2. Minus V2. V2 माइनस नहीं, माइनस तो उसकी डायरेक्शन बता रहा है सिर्फ, मैग्नीट्यूड तो V2 या वेक्टर डिवीजन होती भी नहीं। साइन थीटा इज QR upon V2. V2. तो क्यू आर पता चल गया, ये V2 साइन थीटा, ये V2 कॉस थीटा। ओ आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ आर स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर प्लस Plus Plus QR QR square. ओ क्यू किसके इक्वल है, E1. ओ क्यू इज पूरा वेक्टर कितना था, ये V1 पूरा V1 था, और ये कितना है, cos theta. V2 cos थीटा, तो ये कितना V2 बचा, cos theta. V1 minus V2 cos theta. और ये साइड है, तो V2 मैं इसकी sin. लेंथ निकाल सकता हूँ, V12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हो जाएगा सॉल्व। डायग्राम देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है या नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, बिकॉज डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है कैसे बनाया है? सर एक बार रिपीट कर दो। अगर ये साइड V2 है तो इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, बेस कौन सी है, PQR में बेस कौन सा है, PQ. PQ. तो PQ बाय V2, वहां से PQ की वैल्यू आ गई, साइन थीटा निकाला तो QR बाय V2, तो QR की वैल्यू आ जाएगी। सो यू कैन राइट, पहले ऊपर थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, एंड दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम ड्राइव करेंगे। डायग्राम बना लो ये साथ में, फिर मैं थ्योरी लिखाता हूँ इसकी। दिस विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली जब हम मोशन इन 2D पढ़ेंगे, खास करके जब उस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, या दोनों बिल्डिंग से स्टोन्स को थ्रो किया, वो कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, सो ऑल दिस विल बी सॉल्व्ड यूजिंग रिलेटिव कांसेप्ट्स। So you can write as shown in figure. OP and OS represents velocity V1 and minus V2. OP and OS represents two velocities V1 and minus V2. Therefore, the diagonal of parallelogram OR, two sides OP and OS represents velocity V1 and minus V2. The diagonal of parallelogram OR
is the sum of v1 and minus v2. वेक्टर साइन डालने हैं v1 के ऊपर, v2 के ऊपर, सबके ऊपर. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम represents sum of v1 and minus v2 as shown in figure. In triangle PQR, cos theta is cos theta sin theta की वैल्यू लिख लो. Cos theta is PQ by V2, sin theta is QR by V2. Sir, shown in figure. As shown in figure, in triangle PQR, cos theta is PQ by V2 and sin theta is QR by V2. Sin theta is QR by V2. Mathematically, tan बीटा कितना होगा? v1 2 का v1 के साथ एंगल कितना बन रहा है? Means you have to tell about this angle. ये एंगल कितना है? सर बीटा. tan बीटा की वैल्यू ट्रायंगल के हिसाब से. सर v2 sin theta. v2 sin theta upon v1 minus v1 v2 minus v2 cos. cos theta. ये रिजल्ट आ गया. अगर मेरे पास पैरेलल वेक्टर्स थे तो हम कैसे निकालते थे? रिलेटिव वेलोसिटी क्या आती है अगर पैरेलल वेलोसिटीज हैं तो? सम करते थे या डिफरेंस? इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव Difference. वेलोसिटी कितनी थी? Difference. Different. डिफरेंस. सो स्पेशल केस है कि v1 एंड v2 आर पैरेलल. थीटा किस में एंगल था? v1 v2 में या v1 और माइनस v2 में? v1 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 v2. तो अगर v1 v2 पैरेलल है तो थीटा कितना लें? 0 0. 0. अगर मैं थीटा को 0 लूं तो v1 2 क्या आ जाएगा? सर 0. देख लो ध्यान से, जल्दी है कोई? तो अगर थीटा 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज. और tan बीटा कितना आ जाएगा? मींस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी जो v1 या v2 की है. सेकेंड केस था अगर v1 v2 एंटी पैरेलल है तो थीटा इज 180. v1 2 will be cos 180 is एक्सक्यूज मी सर. Yes. हाँ जी. Minus. सिर्फ वहाँ पे बीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ सकती है.
नहीं, पैरेलल है तो एक ही केस बनेगा ना, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। v1 v2 के साथ आ सकती है अगर, बिकॉज मैं v1 को ग्रेटर ले रहा हूँ, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में केस किए थे ना, तो v1 बड़ा है तो v1 वाली डायरेक्शन, v2 बड़ा है तो v2 वाली डायरेक्शन, तो वैसे दो केस बन सकते हैं। ओके सर। So the relative velocity is v1 plus v2. हमने यही किया था। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, एंटी पैरेलल हैं तो ऐड कर दो। सिमिलरली ऐसे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी बोलेंगे तो a1 माइनस a2, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो s1 माइनस s2। अगर मैं आपसे बोलूं से दो फोटॉन्स हैं and they are moving towards each other, तो relative velocity क्या होगी? Sir, increase. There's some Two photons are moving towards each other. Photon क्या होता है? Sir, smallest. Sir, light का particle होता है small. Light का energy. किस स्पीड से ट्रैवल करता है? Sir, light की. तो दो photons they are moving towards each other. Relative velocities. मतलब अगर दोनों लाइट की वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों की वेलोसिटी c एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो रिलेटिव इज 2c और समथिंग एल्स। 2c. नोट लिखो इसके 2c? नीचे, नहीं नोट लिखो। These formulas are to be used. These formulas are to be used only in non-relativistic mechanics. These formulas are to be used in non-relativistic mechanics only. Are to be used in non-relativistic mechanics only. Non-relativistic mechanics मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं है जो कंपेयर हो सकती। velocity is very small compared to velocity of light. Comparable velocities में ये नहीं लगेगा. So these formulas are to be used in non-relativistic mechanics only as in relative velocity. Physical quantity begins to vary. As relative velocity. Relative velocity. Can you please As repeat in after that? relativistic mechanics, physical quantities. In relativistic mechanics, physical quantities varies with सर एक बार शुरू से बोल दो क्लियर। these formulas are to be used in non-relativistic mechanics as in relativistic mechanics. As in relativistic mechanics, physical quantity begins to vary. Physical quantity begins to vary with speed of the body. बिकॉज रिलेटिव जब भी लाइट के कंपैरेबल स्पीड आ जाएगी ना, हम जो पढ़ रहे हैं +1 में, दैट इज ऑल क्लासिकल मैकेनिक्स। तो रिलेटिविटी में इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज रिलेटिविटी में मास वेरी करता है। बिकॉज जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम।
तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बदल जाएगा बिकॉज लेंथ बिगिंस टू चेंज, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, टाइम डायलेशन अकर्स। तो बिकॉज लेंथ और टाइम ही बदलना शुरू हो जाता है तो इसलिए स्पीड के फॉर्मूला भी बदल जाएंगे। अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है रिलेटिविस्टिक, इसलिए सिर्फ यहाँ तक 12th में फॉर्मूला पढ़ेंगे हम जब रिलेटिविस्ट मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। बिकॉज 11th में आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की मोशन पढ़ रहे हो, जब ये फॉर्मूला लगेंगे जब हम पार्टिकल्स की मोशन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ से 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो तब फॉर्मूला डिफरेंट होंगे। सो ये नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के हैं। सेकेंड पॉइंट लिखो, सिमिलरली relative acceleration of first body with respect to second. Similarly, relative acceleration of first body with respect to second is given by relative velocity का physically मतलब क्या होता है? When I write v1 minus v2, what does it physically mean? Relative velocity इसका physical मतलब क्या है? फॉर्मूला तो वेक्टर सबट्रैक्शन होगी। व्हेन आई राइट v1 माइनस v2, तो ये कौन सी वेलोसिटी है, इसका मीनिंग? रिलेटिव वेलोसिटी। सॉरी सर, रिपीट करो क्वेश्चन। हमने फॉर्मूला लिख लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज v1 माइनस v2। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, इसका फिजिकली मतलब क्या है इस टर्म का? सर अगर हम जैसे दो जो बॉडीज मूव कर रही हैं उनमें से एक को रेस्ट पे लें तो हाँ, उस एक को रेस्ट के पे लें तो हिसाब किसको से रेस्ट पे लेना? अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब अगर हम सेकंड को रेस्ट पे माने तो उसको लगेगा कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 माइनस v2 है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड बॉडी के एक्सेलरेशन को 0 लेता हूं तो उसको फर्स्ट बॉडी की एक्सेलरेशन लगेगी a1 माइनस a2 है। सो इसलिए हम रिलेटिव कंसेप्ट ले दें कि रिलेटिव वेलोसिटी। बेशक इसको भी लिख लो नीचे पॉइंट में। रिलेटिव वेलोसिटी फिजिकली इंप्लाइज दैट, relative velocity physically implies that if second body is assumed to be at rest, then first body is moving with velocity v1 minus v2, and if first body is assumed to be at rest, then the relative velocity of second body is v2 minus v1. Is assumed. If first body is assumed to be at rest, then
second body is moving with velocity. V2 minus V1. एक क्वेश्चन पूछता हूँ जस्ट टू चेक योर लॉजिक कितना स्ट्रांग है. मेरे पास एक बिल्डिंग, ये सेकेंड बिल्डिंग, इसकी हाइट दी h1, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस w, से एक स्ट्रीट है जिसके विड्थ w है. एक बॉडी को मैंने यहां से थ्रो किया, एक बॉडी को ऐसे इधर से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया. अगर मेरे को चेक करना है आपस में कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी, बिकॉज ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है, हो सकता है ये कोलाइड करें, हो सकता है ना करें. साइमल्टेनियसली दोनों बॉडीज को थ्रो किया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा ये कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी? मेरे को कैसे पता चलेगा? बिकॉज यही क्वेश्चन है, अगर मैं इसको कन्वेंशनल 11th के मेथड से करता हूँ जो आपका नॉर्मल बुक्स में दिया होता है, प्रदीप दिनेश वगैरह में, या एनसीईआरटी भी इनफैक्ट, तो इसका सॉल्यूशन 1.5 पेजेस का है. इसको सॉल्व करना, चेक करना, कोलाइड करेंगी कि नहीं करेंगी, कब करेंगी, किस पॉइंट पे करेंगी. सो 1.5 to 2 पेजेस का सॉल्यूशन है. इट विल टेक हाफ एन आवर मिनिमम. बट अगर मैं रिलेटिव कंसेप्ट लगाता हूं तो इट्स अ 2-step क्वेश्चन. तो मेरे को कैसे पता चलेगा ये कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी? मैं अगर सेकेंड बॉडी को रेस्ट पे मान लूं तो फर्स्ट बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अगर मैं सेकेंड बॉडी को रेस्ट पे मानता हूं तो फर्स्ट बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी v1 minus v2, V1 minus V2. v1 minus v2. ठीक है, अब ऐसे समझो, मैंने इसको रेस्ट पे मान लिया, ये A थी, ये बॉडी B थी. इसको रेस्ट पे मान लिया, मतलब ये तो हिल नहीं रही. तो अगर A की रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ये तभी कोलाइड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. A की रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए ना. अगर ये v12 की डायरेक्शन होगी तो ये हिट करेगी स्ट्रेट लाइन जाके. ये स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी इसकी. कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी. acceleration due to gravity. तो इसका रिलेटिव, मैंने कहा कि अगर A की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो ये जाके इसको हिट कर देगी, पर ग्रेविटी के कारण इसे नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए था. हिट कर देगी उसको, फिर ऐसे ही ना, ऐसे जाएगी, ऐसे नीचे, कैसे सीधा जाएगी? सर सीधा नीचे जाएगी कि नीचे आएगी? नीचे आएगी. रिलेटिव, Yes. Sir, relative. मैंने रिलेटिव वेलोसिटी लिया ना, तो एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लेनी है ना. रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी है? 0. सीधा क्यों? जाएगा. क्यों रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 कैसे है? रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 कैसे है? नहीं सर 9.8 तो दोनों की एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में. दोनों की एक्सेलरेशन सेम है और सेम ही डायरेक्शन में. रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो ये बॉडी सीधा जाके हिट करेगी.
तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल से ये एंगल, ये डिस्टेंस कितना है h2 minus h1 H2 और ये, w W तो थीटा कितना हो गया? 2 minus tan थीटा यही था, h2 माइनस h1। अगर रिलेटिव वेलोसिटी का भी एंगल यही बनेगा तो इसको हिट कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। अगर रिलेटिव वेलोसिटी से ऊपर होगी तो ऊपर चली जाएगी, नीचे होगी तो नीचे चली जाएगी, सीधा जाके हिट कर सकती है, बिकॉज बी तो रेस्ट पे मान लिया मैंने। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यूज करना है। अभी इसको देख के घबराओ मत, ये बहुत बाद में आएंगे क्वेश्चंस, बट दिस इज हाउ रिलेटिव वेलोसिटी इज गोइंग टू हेल्प। मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से भी जब पहली बार ही करेंगे करके दिखा दूंगा। स्कूल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, दीज आर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटिशन्स में आएंगे तो रिलेटिव में हेल्प मिलेगी। आपका जो एमसीक्यू का क्वेश्चन जिसको करने में मे बी आपको लग रहा है कि 15 मिनट लग रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, प्रैक्टिकली आप सोचोगे रिलेटिव से करोगे तो वो 40 सेकेंड्स वाला क्वेश्चन ही होता है, इसीलिए उन्होंने पेपर में डाला। आपको मैथड वो नहीं आता तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर वो एग्जाम में डाल रहे हैं तो कोई क्वेश्चन वो ऐसा नहीं डालते जिसमें 1 मिनट से ज्यादा लग रहा हो, और वो आपको 2 मिनट देते हैं मेंस में हर क्वेश्चन के लिए। और अगर वो मेडिकल में आपको एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड्स या 65 सेकंड्स या 70 सेकंड्स दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन एक्चुअली 30-35 सेकंड्स वाले ही होते हैं। तो आपको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए हर क्वेश्चन करने का। उनका पेपर बिल्कुल रीजनेबल होता है और वो बहुत बारी चेक होता है पेपर आपके हाथ में आने से पहले, कि बहुत सारे टीचर्स उसको खुद से सॉल्व करके देखते हैं। सीबीएसई एनटीए जो है वो चेक कराती है कि ये विद इन टाइम लिमिट होगा या नहीं होगा खत्म। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 कैसे ली? दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है? 9.8 किस डायरेक्शन में? सर डाउनवर्ड। तो रिलेटिव कितनी हुई? ओके सर, और टेस्ट है संडे को? हाँ टेस्ट है, संडे को टेस्ट होगा ही, हमेशा ही होगा संडे को टेस्ट। सो इस बारी मंडी और थोड़ा सा, हाँ जी पीडीएफ सेंड कर देना सर। हाँ कर दूंगा। सर टॉपिक क्या है टेस्ट का? 1D और वेक्टर्स के थोड़े बहुत मिक्स। मतलब सर मेनली 1D आएगा? मेन 1D नहीं आएगा, मेन वेक्टर्स आएगा, पर 1D भूलना तो इसलिए वेक्टर्स के भी कुछ क्वेश्चन 1D के भी क्वेश्चन डालूंगा। ओके सर।